नमस्कार। भृगु ज्ञानवाणी में आप सभी साथियों का स्वागत है। आप मैंने देखा पिछली कई वीडियोस पे आप सभी बहुत कमेंट कर रहे हैं, अच्छी बात है। मैं एक चीज़ आप लोगों को कहना चाहता हूँ, आप लोगों के साथ ये एक्सपीरियंस कैसा है वो शेयर करना चाहता हूँ। आप सभी कुछ जो कमेंट कर रहे हैं वो स्वयं ही ज्योतिष के विद्वान हैं या ज्योतिष सीख रहे हैं या फिर बहुत इच्छुक हैं अध्यात्म की ओर। अच्छी बात है। मैं अभी सभी को एक साथ उत्तर देने का में असमर्थ हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई ऐसी टीम नहीं है कि जो YouTube पे बैठी रहे और सभी को अपने मन मुताबिक उत्तर दें। क्योंकि मैं अपनी वीडियोस में जो भी बात करता हूँ, जो कह रहा हूँ, जो हमारा संस्थान है भृगु ज्ञानवाणी, आप नाम से ही समझ सकते हैं कि हम केवल ज्ञान की ही बातें करते हैं। जो ज्ञान प्रमाणिक शास्त्रों के अनुसार है, शास्त्रों के निमित्त ही हम सभी ज्ञान साझा कर रहे हैं आप सभी के साथ। मैं आशा करता हूँ आप सब जो रेगुलर मेरी वीडियोस देख रहे हैं वो थोड़ा सा संयम, पेशेंस रखें। उत्तर सभी को मिलेगा, किंतु थोड़ा समय लग सकता है, क्योंकि मुझे और भी कार्य करने होते हैं। बहुत से यजमानों के अनुष्ठान चल रहे हैं, उनको भी अपनी ही देखरेख में करवाना पड़ता है। तो आप सब मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरी वीडियोस के माध्यम से, इसके लिए धन्यवाद। तो अब हम आज के वीडियो के बारे में चर्चा करते हैं। आप सब देख ही चुके होंगे थंबनेल से। थंबनेल का जो पोस्टर है उस पे कुछ पहले ही आप सभी को बोध हो जाता है कि आज की वीडियो किस विषय में है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए ज्ञान की बातें करते हैं। तो आप सभी का भृगु ज्ञानवाणी में स्वागत है। अब हम आज का वीडियो शुरू करने से पहले थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि आजकल कुछ चीज़ें जो कलयुग के अंदर सबसे महत्वपूर्ण है। क्या चीज़? धन, मान, सम्मान और प्रतिष्ठा। किसी को धन की परेशानी है, किसी को मान सम्मान की परेशानी है, किसी को अपनी प्रतिष्ठा खोने का डर है। भय और डर सभी को रहता है, चाहे बड़े से बड़ा कोई इंडस्ट्रियलिस्ट हो या फिर कोई छोटे से छोटा व्यापारी ही क्यों ना हो। इस विषय में आज हम कि ज्योतिष के अन्य विद्वान ज्ञाता किस प्रकार से आज तक और आज से पूर्व शास्त्रों के प्रमाणिक तरीके से इन चीज़ों को देखते हैं कुंडली में, लगन कुंडली में। तो उसी पे थोड़ी चर्चा करेंगे कि मैंने जो अपने इतने वर्षों तक रिसर्च करी उसमें कुछ बदलाव भी देखा और ये भी देखा कि जो धन का भाव है, लाभ का भाव है, उसके अतिरिक्त भाव भी हैं जिनसे ये सब चीजें देखी जा सकती हैं। तो चलिए आगे स्क्रीन पर देखते हैं। जब भी हम कुंडली का विश्लेषण करते हैं तो धन का भाव कैसे देखा जाता है, तो उस समय हम देखते हैं कि धन के लिए दूसरा भाव और 11वें भाव से लाभ का भाव देखा जाता है, इनसे धन देखा जाता है। अब पराक्रम और यश कहाँ से देखते हैं? तीसरे भाव से। सुख आराम कहाँ से देखा जाता है? चौथे भाव से देखा जाता है।
लेकिन ये सब बातें जो बहुत अच्छे ढंग से, जिनका हमें एक अपनी लगन कुंडली में प्रभाव मिलता है, उन सब भावों को हम दुख स्थान कहते हैं। बहुत डर उत्पन्न करते हैं मस्तिष्क में। वो भाव कौन से होते हैं? छठे, आठवें और 12वें भाव को, जिनको त्रिक भाव भी कहा जाता है। छठे भाव से, आठवें भाव से और 12वें भाव से, इन सब के बारे में सुनते ही मन में बहुत नेगेटिव सोच चली जाती है किसी भी जातक की, या किसी भी जो भी ज्योतिष का विद्वान है जब वो विश्लेषण करते हैं। क्योंकि आजकल ना यूट्यूब के माध्यम से हो गया, न्यूज़ चैनलों के माध्यम से हो गया, या किसी भी माध्यम से एक डर क्रिएट करा जा रहा है। ज्योतिष डर के लिए नहीं बना। हम ज्योतिष के पास जाते हैं अपने समस्याओं को, अपनी बाधाओं को, अपने ग्रह बाधाओं को दूर करवाने के लिए। लेकिन आजकल क्या हो रहा है? एक डर का बिजनेस। मैं इस विषय पे ज़्यादा बात नहीं करूँगा, क्योंकि सभी का भगवान ने सोचा हुआ है, सभी के अपने अपने कर्म हैं। मैं किसी के बारे में कुछ टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन जो मेरी रिसर्च है मैं वो आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ अपने चैनल के द्वारा। तो जब भी इन त्रिक भावों की, छठे, आठवें और 12वें भाव की बात होती है, तो सभी के मन में, दिमाग में नेगेटिव विचार आ जाते हैं। बेसिकली होता क्या है कि जब भी कोई किसी और भाव का स्वामी इन भावों में आ जाए, छठे, आठवें, 12वें में, किसी भी अच्छे स्थान का, चाहे लगन का, द्वितीय स्थान का, तृतीय स्थान का, पंचम स्थान का या दशम स्थान का, कोई भी स्वामी छठे, आठवें, 12वें में आ जाए, विराजमान हो जाए, तो जातक को उस स्थान का अच्छा फल नहीं मिलता। ये मिथ है। मैं क्लियरली आप सभी को बोल रहा हूं कि ऐसा हो ही नहीं सकता। कुंडली में अगर 11 और 12, ध्यान से सुनिएगा, मैं अगर 11 कह रहा हूं और 12 भी कह रहा हूं, अगर अच्छी रिसर्च के साथ एक कुंडली के विश्लेषण के लिए कम से कम 24 से 48 घंटे की मेहनत लगती है। आजकल तो बहुत विज्ञान, टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है, फिर भी उसके बाद भी इतना सब कुछ होता है कि हमें देखना पड़ता है बहुत गहराई से, अगर कुछ किसी के बारे में विश्लेषण करना हो तो। 12 भाव अगर भगवान ने, ऋषि मुनियों ने अगर ज्योतिष बनाया, उसमें 12 भाव ही क्यों बनाए, ये तो एक अलग चर्चा का विषय है, कभी करेंगे इस बारे में भी। लेकिन सभी भाव अच्छे हैं। और अगर प्रतिशत के रूप में देखा जाए तो 99% हर भाव अच्छा है, केवल 1% भाव अशुभ फल देता है, वो भी अपने ही किए हुए कर्मों के अनुसार। जो आप कर्म कर रहे हैं उसी के अनुसार आपको फल देंगे आपके ग्रह। क्योंकि मैं कहता हूँ बार बार हर किसी को, जो भी जजमान मेरे पास आता है, क्लाइंट आते हैं, तो यही बात है। मेरा मूल तात्पर्य जो है वो यही है कि हर भाव अच्छा है, हर ग्रह अच्छा है। बस देखने का नजरिया और बताने का नजरिया चाहिए, और समझने का नजरिया चाहिए। जितने भी राजनेता बनते हैं, चाहे करप्ट हों चाहे अच्छे हों, सब राहु की वजह से बनते हैं। और आज की दुनिया राहु से ही बहुत ज्यादा परेशान है। तो अब इस विषय को आगे बढ़ाते हैं। 6, 8, 12 त्रिक भाव, कैसी रहेगी ग्रह स्थिति, इन पे अपनी चर्चा को जारी रखते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर पहले भाव में अगर सूर्य बैठा हो, तो ऐसे व्यक्ति को मतलब सूर्य जो है, एक नजरिए से देखा जाएगा तो बहुत मजबूत कहेंगे कुछ लोग, लेकिन एक जगह से देखा जाए तो बहुत कमजोर है। जैसे कि ब्रेन संबंधित दिक्कतें, आइज संबंधित दिक्कतें, नेत्रों के संबंधित दिक्कतें व्यक्ति पर हमेशा फेस करता ही रहेगा अपने बचपन से ही और बुढ़ापे तक। लेकिन वो बीमारी, चाहे आप जितने मर्जी
टेस्ट करवा लीजिए। जिनका भी लगन के अंदर, चाहे कोई भी राशि हो, लगन के अंदर सूर्य बैठने का मतलब है कि व्यक्ति को नेत्रों से संबंधित या मस्तिष्क से संबंधित कोई ना कोई रोग अवश्य होना ही होना है। और आप जितना मर्जी टेस्ट करवा लीजिए, एमआरआई करवा लीजिए, जितने मर्जी जो भी इस दुनिया में टेस्ट बने हैं, आपको मेन जड़ की नहीं पता चलेगी कि ये बीमारी कौन सी है और कहाँ से आई है। तो इसीलिए कहते हैं ना, वैसे तो देखा जाए तो सूर्य जो है, सूर्य भगवान जो है, वो सभी नवग्रहों के राजा हैं। लेकिन ये देखना है कि उनकी दृष्टि कैसी है, उन कितने डिग्री के बैठे हैं, कौन से नक्षत्र में आके बैठे हैं, ये भी देखना बहुत जरूरी होता है। इसी प्रकार अगर पांचवें स्थान में, पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति आ जाए तो संतान की सुख कमी, पुत्र संतान से सुख कमी होती है। इसी तरीके से अगर धन सेकंड भाव में, धन के भाव में चंद्रमा आ जाए और अपने ही घर का आ जाए, यानी कि कर्क राशि में आ जाए, तो और अधिक खराब हो जाता है। धन का ऐसा नुकसान होता है कि पूछो मत। अनएक्सपेक्टेड लॉस, या तो कोई बिजनेसमैन होगा तो उसकी फैक्ट्री में आग लग जाएगी। वो आप कहोगे कि चंद्रमा का आग से क्या संबंध? बहुत सारे संबंध होते हैं। ये विद्या जितनी गहराई में आप जाओगे उतनी अधिक बढ़ती चली जाएगी। जो भी मैं बात कर रहा हूँ अपनी वीडियोस में, ये सभी कुछ मेरे अपने अनुभव और मेरी रिसर्च है कई वर्षों की। और हमारे संस्थान में मैं अकेला ही नहीं हूँ। हमारे भृगु ज्ञानवाणी में हमारा ग्रुप ऑफ एस्ट्रोलॉजर्स, शास्त्रों के बहुत बड़े बड़े ज्ञाता, हमारी बहुत बड़ी टीम है। हम जब भी कहीं कभी किसी सम्मेलन में या फिर कभी किसी इवेंट में मिलते हैं तो घंटों घंटों तक हमारी चर्चाएं चलती हैं। तो सभी उन सब चर्चाओं का निचोड़, निष्कर्ष निकाल के मैं आप सभी के सामने व्यक्त कर रहा हूँ। ज्ञान है, जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। आप मेरे द्वारा इस संसार में, इस मृत्यु लोक में, इस कलयुग के समय में किसी का उद्धार हो, ये मेरे लिए अच्छे कर्म है। अब आपके क्या अच्छे कर्म बनेंगे कि आप इस ज्ञान को अपने मित्रों के साथ, अपने संबंधियों के साथ शेयर करिए। मेरी वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओवरऑल मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि कुंडली में, लगन कुंडली में कोई भी ग्रह सभी 12 भावों में अपनी दशा के अनुसार कि कितने डिग्री का है, कितना बल है, उसमें शुभ ग्रहों के साथ है या नहीं है, उच्च है या नीच का है, उसके हिसाब से वह शुभ फल देगा और उसी के हिसाब से अशुभ फल भी देगा। और अशुभ फल की मात्रा ज्यादा होगी या अशुभ फल की मात्रा ज्यादा होगी, ये भी हम देख सकते हैं। और इसके साथ साथ कोई भी ग्रह छठे भाव में हो, आठवें भाव में हो, 12वें भाव में हो, वो शुभ हो तो शुभ फल देगा, अशुभ हो तो अशुभ फल देगा। लेकिन हर भाव में कुछ ग्रह स्पेशल योग बनाते हैं। जब ग्रहों की युति होती है तो जिसे कहते हैं ना, मैथमेटिक्स के अंदर बताया जाता है कि इफ माइनस और माइनस प्लस होता है, लेकिन कभी कभार प्लस और माइनस माइनस हो जाता है। तो इसी के अकॉर्डिंग हमारे को ज्योतिष क्या है? एक गणना है, एक मैथमेटिक्स है, एक ज्ञान है, विज्ञान है। एक मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए अपने टॉपिक पे ही रहूँगा। मैं तो बहुत देर कह सकता हूँ। मेरी अगर मैं कहने पे आया तो ये वीडियो 4-4, 5-5 घंटे की भी बन जाएगी। मैं खुद अपने आप को लिमिट में रख के अब इसी चर्चा पे रहता हूँ कि दशम भाव में अगर मंगल हो तो सरकारी नौकरी बहुत बेहतर माना गया, बहुत अच्छा माना गया। तो इसी तरीके से हम चर्चा करेंगे कि छठे, आठवें और 12वें कौन कौन से ग्रह किस तरह विराजमान हो तो कैसे जातक को बहुत अच्छे स्तर पर बेनिफिट और लॉस हो सकता है।
देखिए जैसे अगर सेकंड हाउस स्ट्रांग हो, पैसा तो मिलता है, बहुत मिलता है, लेकिन छठा आठवां भाव अगर स्ट्रांग हो, खास तौर पे अष्टम भाव अगर स्ट्रांग हो धन के मामले में, तो अचानक अपरम जिसे कहते हैं ना, छप्पड़ फाड़ के धन मिलता है, वैसे मिलता है। एक बात और देखिए कि जो अष्टम भाव है, अष्टम भाव की दृष्टि सीधी धन भाव की दृष्टि सीधा 180 डिग्री की दृष्टि पड़ती है अष्टम भाव पर। यानी कि अष्टम भाव में जो भी ग्रह होगा वो दूसरे भाव पर अपना पूरा प्रभाव डालेगा ही डालेगा, क्योंकि हर ग्रह की सप्तम की दृष्टि होती है, अपने उस भाव से सातवें घर आगे को देखता है हर भाव, तो सप्तम दृष्टि के द्वारा धन भाव को प्रभावित करेंगे। अब हम डिटेल में समझते हैं। देखिए जो छठा भाव है, सबसे पहले मैं छठे भाव से शुरू करता हूँ। जो छठा भाव है वो हमारी हेल्थ का भाव है। जो लोग सर्विस करते हैं, जॉब करते हैं, जो किसी भी प्रकार की सेवा में है, उसका भाव है। जैसे कैटरिंग सर्विस वाले हो गए, टेंट के सर्विस वाले हो गए, इस प्रकार की जो सर्विस देते हैं वो भी यहीं इसी भाव से देखी जाती है। कंसल्टेंसी, कंपटीशन का भी छठा भाव होता है। जो डेली रूटीन होता है कि जो सुबह उठकर शाम तक अपना जीवन अपना किस प्रकार से रहते हैं, गुजारते हैं। कुछ लोगों का जीवन तो सुबह ही बहुत हेक्टिक हो जाता है, उनका शेड्यूल सुबह उठते ही जैसे ही अलार्म की घंटी बजती है मोबाइल में या घड़ी में, वो बहुत जल्दी से एक्शन मोड में आ जाते हैं और दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है, बहुत डर होते हैं कहीं लेट ना हो जाएं अब, और एक्टिव हो जाते हैं उसी टाइम पे और पूरी एनर्जी के साथ सभी कार्य करते हैं, समय पर तैयार हो जाते हैं, फिर ऑफिस या अपनी शॉप पे जाते हैं। शाम को आकर फिर कोई ना कोई किसी भी तरीके का जीवन अपने घर परिवार वालों के साथ व्यतीत करते हैं। कुछ व्यक्तियों की लाइफ बहुत ज़्यादा स्मूथ होती है, आराम से सुबह उठेंगे, जल्दी उठना हो तो जल्दी उठेंगे, मॉर्निंग वॉक पर जाएंगे, उसके बाद आराम आराम से नहा धोकर अपने काम करेंगे, 10-11 बजा देंगे, फिर उसके बाद शाम को आएंगे, अपनी फैमिली के साथ चाय वगैरह पी के कंफर्टेबल लाइफ जिएंगे। हेक्टिक नहीं होती, टेंशन कम होती है। इसी तरीके से अष्टम भाव क्या है, कुछ लोग इस भाव को मृत्यु का भाव कहते हैं, लेकिन मैं इसको लाइफ का, एज का, उम्र का भाव समझता हूँ अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग। उम्र का कह लीजिए या मृत्यु का कह लीजिए, बात तो ओवरऑल घूम फिर के एक ही आ जाती है, लेकिन जो मेन बात देखी जाती है अष्टम भाव से, इसका जो मुख्य लाभ है वो है, मेन जो चीज है वो है कि अपने अंदर ही अपने आप को जानना, पहचानना और अपने आप को ही देखना, ये मेन है इसमें। और इसके साथ साथ अपनी सर्विस करते रहना और जो जो कमियां आप देखते हैं उनको दूर करते रहना, ये देखा जाता है अष्टम भाव से। अब इसके साथ साथ 12वां भाव देखते हैं। 12वें भाव से स्पिरिचुअलिटी, धार्मिकता, गुप्त शत्रुओं का, मृत्यु के बाद का जो जीवन होता है, कि मृत्यु के बाद जो जीवन है उसका भाव है। मोक्ष के तो तीनों ही भाव होते हैं, छठा, आठवां और 12वां। मोक्ष को तो रिप्रेजेंट तीनों ही करते हैं। मृत्यु के बाद जो जीवन है उसको तीनों, छठा, आठवां और 12वां रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपका 12वां भाव अच्छा होगा तो गुप्त जो शत्रु हैं आपकी उन पर पूरी नजर रहेगी, खर्च अच्छी जगह पर होगा, यानी जो भी इनमें से आपका भाव स्ट्रांग होगा वो अपना फल अच्छे स्तर पर देगा। अष्टम भाव स्ट्रांग होगा, अचानक धन लाभ बहुत करवा देगा। इसके साथ साथ
वसीयत से लाभ, पैतृक संपत्ति मिल जाएगी, ससुराल से लाभ करवा देगा, इस तरीके के अच्छे फल देंगे। अब हम देखते हैं कौन से ऐसे ग्रह योग इन सभी भावों में छठे 8वें 12वें में बनाते हैं। सबसे पहले छठे भाव में देखेंगे, जैसे कि छठे घर में जो है सूर्य मंगल शनि राहु तो अच्छा फल देते ही हैं, उसकी चर्चा भी करेंगे, लेकिन शुक्र बहुत अच्छा फल देते हैं यहाँ। उसका जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि जो शुक्र का सबसे प्रिय भाव है वो है 12वां भाव। और अगर छठे भाव में शुक्र होगा तो पूरी 180 डिग्री की दृष्टि होगी उसकी 12वें भाव पर, या ये कह लीजिए कि 12वें भाव की दृष्टि पूरी होगी छठे भाव के शुक्र पर। इसलिए अगर शुक्र छठे भाव में विराजमान हो जाए तो सुख, सभी सुविधा की सभी वस्तुएं जातक को मिलेंगी, समाज में प्रसिद्धि होगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, अगर शुक्र छठे भाव में होता है तो जो अनएक्सपेक्टेड घटना घटेगी, जो अनअप्रिय घटना घटेगी, वो ऐसे व्यक्ति को जिनके भी छठे भाव में शुक्र होगा बहुत बड़ा लेसन सिखा के जाएगी। उस लेसन को आपको स्वीकार कर लेना चाहिए। अगर आपने स्वीकार नहीं करा, आपने अगर एक्सेप्ट नहीं करा अपने उस अनएक्सपेक्टेड लॉस को, अनएक्सपेक्टेड घटना को, जो आपने कभी जीवन में सोची भी नहीं होगी, और अगर आपने उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करा तो आपकी तरक्की रुक जाएगी। तरक्की में बाधा बनने का योग है ये। और अगर आप यही अगर इस चीज को एक्सेप्ट करके जो भी घटना घटेगी उससे लेसन लेंगे, उससे सीख लेंगे कि ए टू जेड कुछ भी हो सकता है। मैं अब ज़्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। तो जो भी घटना घटेगी अगर आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आपकी बहुत तरक्की होगी। जो घटना जातक के दिल को बहुत दुखाए, उस घटना के बाद जातक बहुत तरक्की करेगा, ये निश्चित है। ये मेरी रिसर्च है। और आप खुद भी, अगर आपके साथ कोई अप्रिय घटना घट चुकी है तो आप सोच के देखिए, आप खुद समझ जाएंगे। उस चीज को सीखने के बाद आप अपने आप को बहुत चेंज कर लेंगे। और इसके साथ साथ अगर छठे भाव में सूर्य आ जाए, ग्रहों का राजा छठे भाव में आ जाए, तो बहुत अच्छी पोजीशन है, बहुत ही उम्दा खुशी का माहौल बना रहेगा पूरी लाइफ में। अगर जो राजनीति से जुड़े हैं, उनके लिए इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा योग है। दुश्मन का शब्द तो आप अपने जीवन से निकाल ही दीजिए। प्रतिद्वंदी का, शत्रु का, दुश्मन का, आपके शत्रु होंगे नहीं। अगर हुए तो ज्यादा दिन टिकेंगे नहीं, ये मेरा दावा है। जो व्यक्ति भी आपसे दुश्मनी करेगा, सूर्य देव उसका अपने तेज से ही नाश कर देंगे। उसके जीवन में अपने आप ही ऐसी परिस्थितियां बन जाएंगी कि वो सूरज की तेज को, प्रकाश से, गर्मियों के सीजन में जैसे होता है ना, पेड़ पौधे वनस्पतियां सब कई बार देखते हैं कि जल जाते हैं, सूख जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, तो वैसा आपका दुश्मन सूर्य के तेज के प्रकाश से जल जाएंगे, सूख जाएंगे। इस तरीके की परिस्थिति बनेगी कि छठे भाव में सूर्य देखा गया है कि जो मेडिसिन का कार्य करते हैं, दवाइयों का कार्य करते हैं, कानून के क्षेत्र में है, राजनीति के क्षेत्र में है, सरकारी नौकरी में बहुत तरक्की करते हैं, समाज में एक अलग ही रेपुटेशन होती है इनकी, बहुत मान सम्मान होता है, एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व होता है समाज में। पैसे चाहे कम हो, लेकिन आपकी प्रसिद्धि बहुत होगी, आपकी हैसियत, आपकी बात सुनने वाले बहुत होंगे। और अब यहाँ देखते हैं कि छठे भाव में अगर मंगल हो, छठे भाव में सेनापति ग्रह है, दुश्मन के घर में आ गए। दुश्मन जो है क्या बिगाड़ेगा, जो खुद सेनापति है उसका दुश्मन क्या बिगाड़ेगा। सेनापति ही दुश्मन के घर में आ गया, ये बहुत अच्छा योग होता है। आपकी जिनकी भी छठे घर में मंगल होता है, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले होते हो, जिम्मेदारी लेने वाले होते हो,
बड़े बड़े कार्य आप बहुत साहस से करोगे, पूरी प्लानिंग के साथ करोगे, और जो भी कार्य आपको दिया जाए उसका परिणाम 100% अच्छा ही आएगा। बड़ी से बड़ी कोई भी समस्या आ जाए, आराम से निकल जाएगी, बहुत साहस से। आपके मुख से मालूम ही नहीं होगा कि आप किसी समस्या, किसी परेशानी से निकल रहे हो। आप एक बहुत बड़े कॉम्पिटिटर हो हर किसी के, यानी कि जिनका भी मंगल छठे भाव में है, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी अगर तैयारी कर रहे हैं तो बहुत आराम से क्लियर हो जाएगा। मैं जो ज्योतिष के विद्वान हैं, मैं उनसे एक चीज सीधी तौर पर कहना चाहूंगा कि आप जिसकी भी कुंडली में मंगल देखें छठे भाव में, तो सीधा उसको ये कह दें कि अगर वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में है तो उसका क्लियर होना ही होना है। बाकी अन्य ग्रह भी डिपेंड करते हैं कि किस कौन से 12वें भाव में कौन सा ग्रह है, कौन सी राशि है, वो भी डिपेंड करती है, लेकिन 80% क्लियर हो ही जाता है एग्जाम। और उसके बाद अच्छी पोस्ट पर वे कार्यरत भी हो जाते हैं। जिनके छठे भाव में मंगल हो, स्पोर्ट्स में तरक्की करते हैं खिलाड़ी, राष्ट्रीय, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल तक आप कोई स्पोर्ट्स प्लेयर बन सकते हैं। और ऑलरेडी मैंने देखा है अपनी रिसर्च में, जो ओलंपिक्स में या फिर अलग अलग कॉमनवेल्थ गेम्स में देखा है मैंने कि उनके सिलेक्शंस हो जाते हैं और वो अच्छे मेडल्स भी जीतते हैं, और उनकी कुंडली में छठे भाव में ही मंगल होता है। और एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, जिनके भी छठे भाव में मंगल है, और अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है तो जीत आपकी निश्चित है, जीत जीतोगे ही आप। और इसके साथ साथ एक अलग सा अट्रैक्शन देता है मंगल, जब भी छठे भाव में आता है जातक में एक अलग सा एक अट्रैक्शन होता है। खास तौर पर विपरीत लिंग के व्यक्ति जातक के प्रति बहुत अट्रैक्ट होते हैं, बहुत बड़ा आकर्षण होता है जिनके भी छठे भाव में मंगल हो। आपके हर क्षेत्र में आपको लाभ मिलेगा। इसके साथ साथ अगर छठे भाव में शनि हो तो उसकी बात, शनि महाराज की बात भी कर लेते हैं। शनि महाराज सबसे बुजुर्ग ग्रह हैं, सबसे बड़ा एक्सपीरियंस है शनि ग्रह के पास, न्यायाधीश हैं। ज्योतिष शास्त्र में शनि महाराज को न्यायाधीश कहा जाता है। अब ऐसे में क्या होगा कि अगर आप कुछ ठान लें, जिनके भी छठे भाव में शनि है, आप कुछ ठान लें और अगर आप फोकस कर लें, फोकस करके कार्य करेंगे, तो आपका लक्ष्य अगर आप उसको सेट कर लें और आप उसको प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपका फोकस इस तरीके से बन जाएगा, जैसे आपने देखा होगा कि जो शूटर होते हैं उनको एक निशान दिया जाता है कि बुल्स आई पर उनको जो है शूट करना है। तो ऐसे ही आप अपने, अगर आपको जीवन में लक्ष्य मिल गया, कोई टारगेट मिल गया, तो आप वैसा ही उस लक्ष्य को प्राप्त करने में मेहनत करेंगे। जैसे अर्जुन को सिर्फ आंख ही दिखाई दी थी, अपना लक्ष्य दिखाई दिया था, वैसे ही जब तक आप उस चीज को प्राप्त नहीं कर लोगे, आप चैन से नहीं बैठोगे। समस्याएं आती रहती हैं, बिना परवाह किए जातक आगे चलता रहता है। आपको विदेश में कामयाबी बहुत मिलेगी, विदेश में जिनका बहुत नाम होगा आपका। छठे भाव में शनि देखा गया है, शत्रुओं को अपनी चालों से बहुत आराम से हरा देते हैं, उन पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। जहां शत्रु की सोच खत्म होगी, वहां अगर आपका छठे भाव में शनि बैठा है तो आपकी सोच वहां से शुरू हो जाएगी। वहीं अगर छठे भाव में अगर राहु आ जाए तो मायावी ग्रह है, इल्यूजन क्रिएट करता है राहु, इल्यूजन, धुआं ही धुआं हर तरफ, छल कपट। और अगर ये छठे भाव में आ जाए तो जातक बहुत अच्छा फाइटर होता है, लड़ेंगे कानूनी ढंग से या गैर कानूनी ढंग से, आप अपने लिए बाय हुक और बाय क्रुक लड़ोगे, अपनी जीत हासिल करके रहोगे। साम दाम दंड भेद अपनाने से आप घबराओगे नहीं। तो जिनका भी छठे घर में राहु होता है, जो इन जातकों का लाइफस्टाइल होता है, लाइफ स्पैन होता है, उम्र अच्छी होती है, अच्छी देखी गई है, राजनीति में अच्छा लाभ प्राप्त करते हैं,
कई बार ये किंग मेकर होते हैं। इनकी सलाह से, जातक की सलाह से कई लोग राजनीति में बहुत तरक्की हासिल करते हैं। दांव पेच अपनाने में ये बहुत माहिर होते हैं, जिनके भी छठे भाव में राहु होता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य कर सकते हो आप। वो कार्य करें जिसमें इंटरनेट यूज हो। इंटरनेट क्या है? राहु है। उसमें आप बहुत अच्छी तरक्की हासिल करोगे। इसके साथ साथ अगर छठे भाव में अगर बृहस्पति आ जाए, देवगुरु बृहस्पति, आपकी वाणी और बुद्धि के द्वारा बहुत धन अर्जित करेंगे आप। किसी भी क्षेत्र में आप कार्य करें, आपको धन मिलेगा। और आपकी वाणी जो है इस तरीके की है, आपकी बुद्धि इस तरीके की है कि आप अपने प्रतिद्वंदियों पे और अपने सामने वाले बंदे पे सम्मोहन कर लोगे। और इसके साथ अगर आप सरकारी नौकरी में हैं, राजनीति में हो, तो आपको पूरा तजुर्बा है किस व्यक्ति से किस तरह से कार्य लेना है। कैरियर के लिए, प्रोफेशन के लिए छठे भाव में जो गुरु हुए हैं बहुत अच्छा है। एक बात और ध्यान से समझें कि छठे भाव में और आठवें भाव में शुभ ग्रह हो। जैसे कि समझिए कि छठे भाव में अगर गुरु हैं और आठवें भाव में अगर बुध आ जाएं या शुक्र हो, तो आठवें भाव में जो ग्रह होगा उसकी दृष्टि पड़ेगी दूसरे भाव पर। जो छठे भाव में ग्रह होगा उसकी पड़ेगी 12वें भाव में। इन तीनों की इन तीनों का ज्यादा इम्पोर्टेंस है। चंद्रमा भी हम ले लेते हैं, अगर इनमें से अगर कोई भी ग्रह छठे आठवें में हो तो कुंडली में शुभ योग होगा, शुभ कत्री योग होगा, निर्माण करते हैं। क्योंकि लगन के दोनों ओर शुभ ग्रहों की दृष्टि आ गई, लगन जो भाव है बहुत स्ट्रांग हो गया। जिनका भी लगन स्ट्रांग है उसके जीवन में कोई नहीं हरा सकता। जिनका भी लगन स्ट्रांग है, कोई भी कार्य कर लें, इतना जरूर है कि कोई थोड़ी सी दिक्कत परेशानी बन सकती है, अंतरदशा दशा देखनी हो, उसमें नुकसान हो सकता है। नहीं तो जिसका लगन स्ट्रांग है उसकी कुंडली की लगन ही उसकी कुंडली की नींव है। लगन ऐसा कुंडली का स्टेयरिंग है जैसे गाड़ी का स्टेयरिंग होता है। हर क्षेत्र में कामयाब होंगे अगर कुंडली में शुभ कत्री योग निर्माण हो रहा है तो ये तो थी छठे भाव की स्टोरी सारी। अब हम अष्टम भाव की ओर बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं अष्टम भाव में कौन कौन से योग बनते हैं। देखिए, अगर अष्टम भाव में देवगुरु बृहस्पति होते हैं तो उनको बहुत अच्छी नॉलेज होती है। उनके पास यानी कि बहुत विद्वान होते हैं। डिसीजन जो भी ले बहुत अच्छा होगा हर किसी के लिए। जो भी निर्णय लेते हैं गजब लेते हैं। और परिवार के अगर मुखिया हैं या किसी कॉलोनी के, गांव के सरपंच हैं या अपने ब्लॉक के अध्यक्ष हैं, तो उनकी कुंडली में गुरु अगर अष्टम में हो तो जो फैसला देते हैं वो फैसला बहुत यूनिक होता है। कोई सोच भी नहीं सकता कि ऐसा कोई डिसीजन या ऐसा कोई फैसला ले लेंगे। कोई अगर आपस में झगड़ रहा है तो उसमें जाके इतने यूनिक तरीके का बीच का रास्ता निकालेंगे कि कोई सोच भी नहीं सकता कि इस तरीके से दोनों पार्ट संतुष्ट करवा देंगे, यानी न्याय करवा देंगे। और ऐसे जातकों का फैसला सभी मानते हैं। बड़े से बड़े झगड़े में लोग इनको साथ लेकर चलते हैं कि हमारा फैसला करवाइए। अष्टम भाव में देवगुरु बृहस्पति अचानक धन लाभ तो देते ही हैं, बदनामी से बचाव करवाते हैं जातक का। बड़ी बदनामी को छोटी में बदल देंगे। क्योंकि योग बनता है कि अगर जब भी देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव में आएंगे तो जीवन के पूरे लाइफ स्पैन में कभी ना कभी कोई ऐसा योग तो बनेगा, कोई ऐसी वाक्या, कोई घटना ऐसी घटेगी कि आपकी बदनामी हो सकती है। आपको बहुत डर होगा, आप बहुत डर जाओगे। लेकिन उस टाइम पे
देवगुरु बृहस्पति आपकी सहायता करेंगे। क्यों? क्योंकि आपके कर्म अच्छे हैं। मैं कहता हूं बार बार, बहुत सी वीडियो में पहले भी कहा है कि ग्रह आपको नहीं देखते, ऐसा आप ना समझिए। हर समय आपकी कुंडली के ग्रह आपको देख रहे हैं। हर एक व्यक्ति जो भी मृत्यु लोक पर आया है वो बहुत स्पेशल है। इस चीज को समझ के चलिए, क्योंकि कलयुग है। कई बार परिस्थिति ऐसी हो जाती है कि आपसे थोड़े से जातक जिनकी भी कुंडली में बृहस्पति होगा, उनसे कुछ ना कुछ बुरा काम तो हो जाएगा, लेकिन देवगुरु बृहस्पति आपको बचा लेंगे। कोई बड़ी दुर्घटना होते होते बच जाएगी। आप जैसे कहते हैं कि कोई दान पुण्य किया था पिछले जन्म में जो आगे आ गया, दुर्घटना होते होते रह गई, ट्रेन छूट जाएगी, उसका एक्सीडेंट हो जाएगा। तो इस तरीके की जो बातें होती हैं ना, वो ऐसे जातक वालों के साथ होती हैं जिनका देवगुरु बृहस्पति अष्टम में होता है। अब इसके साथ अगर देखते हैं कि अगर देव ओवरऑल देवगुरु बृहस्पति का रिजल्ट अच्छा माना गया है अष्टम भाव में। अब हम देखते हैं अष्टम भाव में अगर शनि महाराज आए तो बहुत अच्छा लाभ देते हैं, धन के लिए बहुत अच्छे हैं। खास तौर पर अगर नीच के राशि में आ जाएं, यानी मेष में आ जाएं, तो धन भाव पे 7 नंबर राशि होगी, यानी कि सेकंड भाव में 7 नंबर राशि हो जाए तो धन को उच्च की दृष्टि से देखेंगे। 36 साल के बाद धन के बहुत अच्छा रहेगा। अगर अष्टम में शनि नीच के आ जाए, वैसे भी अगर शनि अष्टम हो तो आयु के लिए बहुत अच्छा है और धन के लिए भी अच्छा है। अगर धन भाव में मित्र राशि हो, शनि की उच्च राशि हो, अगर शत्रु राशि भी हो, तो धन का अधिक नुकसान नहीं करते। ये मेरी रिसर्च में है कि अगर शनि अष्टम भाव में है, धन के लिए अच्छी होंगे। चाहे रोजगार जातक का कैसा भी हो, काम धंधा कैसा भी हो, धन के कारण आपका कोई कार्य रुकने वाला नहीं है। धन हर तरफ से जातक के पास आएगा, चाहे कभी पत्नी के कारण आ जाए, कभी रिश्तेदारों के कारण आ जाए, या पैतृक संपत्ति के कारण आ जाए, लेकिन धन आएगा कैसे भी आए। मैं कई वीडियोस में बता चुका हूं कि शनि अगर अष्टम में हो तो बंद गली हो उसका मकान में ना रहे। बंद गली के मकान में वैसे भी आमतौर पर नहीं रहना चाहिए। अगर आपका कोई दोस्त मित्र रिश्तेदार बंद गली के मकान में रहता है तो आप देखिएगा कि लाइफ में कभी ना कभी किसी न किसी प्रकार के टेंशन में रहेगा। 2 दिन अच्छे जाएंगे, तीसरा दिन खराब, 4 दिन अच्छे जाएंगे, 5वां दिन खराब। हर समय भाग दौड़ में एक अजीब से, जैसे कहते हैं ना, एक अजीब सी भाग दौड़ में लगा रहेगा व्यक्ति। तो मैं अपने क्लाइंटों को, अपने सभी जजमानों को, क्लाइंटों को मना करता हूँ, बंद गली के मकान में कभी ना रहें। सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, जितना जिंदगी में चाहते हैं उतना नहीं मिलेगा कभी भी। तो ये तो बीच में एक टॉपिक आ गया तो मैंने आपको डिटेल दे दी। अब हम देखते हैं अगर बुध अष्टम भाव में आ जाएं तो जातक को बहुत प्रसिद्धि देता है। जितना उनके पास नॉलेज होती है, ज्ञान होता है, धन होता है, उससे अधिक उसके पास प्रसिद्धि होती है। समाज के लोग अधिक समझते हैं, बहुत, मतलब समाज में लगेगा कि इसके पास बहुत कुछ है, जो एक्चुअल में उसके पास है वो बहुत कम है, लेकिन समाज में दिखेगा कि उसके पास बहुत ज्यादा है। कि अगर 10 जने खड़े हैं, 10 दोस्त एक साथ खड़े हैं, तो उन 10 में से चाहे ये गरीब हो लेकिन सबसे अमीर दिखेगा बंदा। ये चीज मेरे रिसर्च में मैंने देखी है। रिसर्च में मैं अब तक कम से कम नहीं तो 22 से 23 हजार कुंडलियां देख चुका हूं। उन सभी के आधार पर कई सालों की मेहनत है, जिनके आधार पर मैं आप सभी को ये बात बता रहा हूं। बुध अष्टम वालों के धनदायक होते हैं, बृहस्पति भी धनदायक होते हैं अष्टम में, शुक्र भी धनदायक होते हैं, क्योंकि इनकी शुभ ग्रह की दृष्टि धन भाव पर पड़ती है। अगर यहीं बुध वक्री हो जाए तो सोने पे सुहागा है। मान लीजिए कि
किसी का भाग्येश बुध होकर नवम भाव का मालिक होकर अष्टम में आ जाए तो जातक बहुत भाग्यशाली होगा, जातक धन लाभ करवाएगा। अचानक ही जातक को खुद ही नहीं पता कि उसके कौन से कदम से धन लाभ हो जाएगा। और शुक्र की अष्टम में तो महिमा ही बहुत है। दैत्य गुरु केंद्र त्रिकोण में वो फल नहीं देते जो 6, 8, 12 में देते हैं। दैत्य गुरु शुक्र, आप कोई भी कुंडली उठाकर देख लीजिए, परख कर देख लीजिए। मेरे पास कमेंट में भी बहुत आते हैं कि उनका शुक्र अष्टम में है। तो आप ध्यान से सुनिए, जिनका भी शुक्र अष्टम में है, मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूं, जो बात करता हूं सटीक और प्रमाणिक करता हूं और अनुभव पर आधारित, शास्त्रों के अनुभव पर आधारित। बहुत सी कुंडलियों के देखा है, शुक्र अष्टम भाव में हो तो सभी सुख मिलते हैं जातक को। अचानक धन लाभ, पैतृक संपत्ति से, वसीयत से, किसी की मृत्यु के बाद उनको प्रॉपर्टी अचानक मिल जाएगी, पैतृक संपत्ति से लाभ मिलेगा। जो अष्टम भाव में जिनका भी शुक्र होता है उनको अपने ससुराल पक्ष से बहुत लाभ मिलता है, बहुत पैसा मिलता है। दशा वगैरह अगर खराब हो तो थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, थोड़ी देर सवेर हो सकती है, लेकिन लाभ होगा ही होगा। इतना पक्का है कि अगर शुक्र अष्टम में है तो लाभ होना निश्चित है। अब हम 12वें भाव की बात करते हैं कि 12वें भाव में अगर शुक्र आ जाए तो क्या ही कहना। इसके अलावा एक बात, अगर अष्टम और 12वें भाव में शुभ ग्रह हो तो जातक लोन लेते हैं, उनको आसानी से उतार देते हैं, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। अगर अष्टम भाव में और 12वें भाव में जातक की कुंडली स्ट्रांग हो तो जो भी आप लोन लेंगे वो बहुत आसानी से उतार देंगे। अब शुक्र की बात कर रहे थे हम, 12वें भाव में शुक्र हो तो शुक्र का प्रिय भाव सभी सुख देता है, मैरिड लाइफ बहुत अच्छी रहती है, इसके अलावा लग्जरी की सभी साधन देता है। डिपेंड करता है कि कितना स्ट्रांग है, उसके अनुसार जीवन में बहुत अच्छा फल देता है शुक्र 12वें भाव में। खर्च का भाव है 12वां भाव, शैया सुख का भाव है, मोक्ष का भाव है, मृत्यु के बाद के जीवन का गति का भाव है। इन सब चीजों के लिए शुक्र लाभदायक होता है। और यहाँ पे 12वें भाव में अगर देवगुरु बृहस्पति आ जाए तो दुश्मन पर जातक बहुत आसानी से जीत हासिल कर लेता है। कोई भी कैसा भी दुश्मन हो, आपकी जीत निश्चित है। और इसके साथ साथ आप अपने दुश्मन से ही लाभ हासिल करोगे और आपकी इज्जत भी करेंगे, वो आपसे डरेंगे भी और आपकी इज्जत भी करेंगे, और दुश्मनी के कारण आपका लाभ भी होगा अगर गुरु 12वें भाव में विराजमान है तो। अगर मंगल 12वें भाव में विराजमान हो जाए तो बड़े बड़े एडमिनिस्ट्रेटर, बड़े बड़े कंपनीज के सीईओ पूरी प्लानिंग करते हैं। आप कितना बोनस देना है, कितनी सैलरी बढ़ानी है, मीटिंग करते हैं वर्कर के साथ, उनके जो ये सब करते हैं उनके 12वें भाव में मंगल होता है। यानी कि दूसरों को हैंडल करने का जो ढंग होता है, जो स्थिति को संभालने का जो ढंग होता है, बहुत अच्छा होता है। जिनके 12वें भाव में मंगल हो और 12वें भाव में अगर कहीं बुध आ जाए तो राजकुमार ग्रह बुध 12वें भाव में आ गए तो जातक बहुत ही सोचता है, बहुत डीप गहराई से सोचते हो, आपके पास हर समस्या का हल है। और साइंस में बहुत तरक्की हासिल करता है, साइंस के साथ साथ टेक्नोलॉजी में भी बहुत तरक्की। आपकी जो सोच है बिल्कुल जैसे साइंटिस्ट होते हैं वैसी है। मैं ये नहीं कमिट कर रहा कि आप साइंटिस्ट बनोगे, लेकिन आपकी जो सोच है वो वैज्ञानिक की तरह होती है, तर्क पर आधारित होती है।
और आप अपनी सोच के कारण, आपकी जो प्लानिंग है उसके कारण हर क्षेत्र में तरक्की हासिल करते हो। और जो भी 12वें भाव में शुभ ग्रह होते हैं, बृहस्पति हो, शुक्र हो, बुध हो, 55-60 साल की उम्र के बाद शुभ स्थिति में ग्रह हो तो आपका ध्यान परमात्मा की ओर, जरूरतमंदों की मदद की ओर, गरीबों की सहायता की ओर चला जाता है। यानी बुध 12वें भाव में बहुत अच्छा फल देता है। अब हम एक राजयोग की बात करेंगे जो कि छठे, 8वें और 12वें भाव से बनता है। उसको बोलते हैं विपरीत राजयोग। विपरीत राजयोग कैसे बनता है? छठे भाव का मालिक, जैसे कालपुरुष की कुंडली के अनुसार देखें, छठे भाव का मालिक हुआ बुध, और बुध अपने ही छठे भाव में आ जाए। अष्टम का मालिक अष्टम में ही आ जाए। 12वें का मालिक 12वें में आ जाए। अगर ये सभी भावों में छठे भाव का मालिक, छठे भाव में 8वें भाव का मालिक 8वें भाव में, और 12वें भाव का मालिक 12वें भाव में आ जाए तो विपरीत राजयोग बनता है। ऐसे जातकों के जीवन में बहुत बड़ी सफलता होती है। बस थोड़ा सा स्ट्रगल आएगा स्टार्टिंग में, थोड़ा सा संघर्ष, थोड़ा सा सहना पड़ेगा स्टार्टिंग के अंदर। उसके बाद जातक के जीवन में, जिसे कहते हैं ना, स्काई इज द लिमिट, कोई लिमिट ही नहीं है। ऊंचाइयां हासिल करते हो आप ऐसे। इसके अलावा छठे का भाव का मालिक अष्टम में आ जाए, या छठे भाव का मालिक 12वें भाव में आ जाए, या 12वें का मालिक अष्टम में आ जाए, या 12वें का मालिक छठे में आ जाए, तो भी विपरीत राजयोग का निर्माण होता है। मेरा ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि छठे, 8वें, 12वें भाव का मालिक छठे, 8वें या 12वें में हो, कुंडली में, लगन कुंडली में राजयोग का निर्माण होता है। जातक को बहुत अच्छा फल देने वाला एक योग बनता है। एक लास्ट योग की बात करूंगा अब मैं। अब इसी से एक चीज और अब निकल के आती है कि जो योग कारक ग्रह होते हैं, कौन से होते हैं? जो कुंडली में केंद्र का भी मालिक हो और त्रिकोण का भी मालिक हो। जैसे वृषभ लगन और तुला लगन की कुंडली में, यानी कि दूसरा नंबर या 7वां नंबर लगन में हो, तो इसमें बनता है शनि योग कारक। क्योंकि शनि जो है, इसमें शनि केंद्र के भी मालिक बन जाते हैं और त्रिकोण के भी। कर्क लगन हो और सिंह लगन हो तो इनकी कुंडली में मंगल बनता है योग कारक। मकर लगन हो और कुंभ लगन हो तो इनकी कुंडली में शुक्र। जिनके लगन में 2 नंबर या 7 नंबर लिखा हो, और इसके साथ अगर आपके छठे, 8वें, 12वें में शनि आ जाए, छठे भाव में, 8वें भाव में या 12वें भाव में शनि महाराज आ जाए, तो आपको बहुत शुभ फल मिलेगा। छठे भाव में आ जाएगा तो जातक अपनी सेहत के प्रति बहुत कॉन्शियस होंगे। बड़ी बीमारी आने से पहले ही आपको पता चल जाएगा, आप संभाल लोगे। अब इसी के साथ साथ अगर देखते हैं कि अगर 10 नंबर और 11 नंबर लगन में हो और शुक्र छठे भाव में आ जाए तो भी यही फल होगा। 4 या 5 लगन हो तो मंगल छठे घर में आ जाए तो हेल्थ कॉन्शियस होगा, हेल्थ के प्रति बहुत कॉन्शियस होंगे। इसके साथ साथ शत्रु पर भी आप बहुत आसानी से विजय हासिल कर लोगे। लोन वगैरह जब जरूरत होगी मिल जाएगा, आसानी से उसको निपटा भी लोगे। इसी तरह अगर जो योग कारक ग्रह अष्टम में आ जाए, 2 नंबर और 7 नंबर लगन में हो, अष्टम में शनि आ जाए, मकर कुंभ लगन हो, अष्टम में शुक्र आ जाए, कर्क या सिंह लगन हो, अष्टम में मंगल आ जाए, तो अचानक ही लाभ देखने को मिलेगा। गुण विद्याओं में आपकी बहुत रुचि होगी, ससुराल से भी धन लाभ करवाएगा। इसी तरह अगर योग कारक ग्रह 12वें भाव में आ जाए तो ये भी खर्च को बढ़ाएंगे, लेकिन अच्छे कारों पर खर्च कराएंगे, दान पुण्य पर खर्च करवाएंगे। और इसके साथ साथ जातक एक अलग ही गुण होगा, धर्म के प्रति उसकी एक ऐसी सोच
होगी। बहुत सकारात्मक जीवन में सभी सुख देखने के बाद उसका ध्यान भगवान की ओर, परमात्मा की ओर चला जाएगा। यानी कि योग कारक ग्रह अगर छठे आठवें भाव में विराजमान हो जाए तो जातक को बहुत सुंदर फल देखने को मिलता है। धन के लिए भी अच्छा है, मान सम्मान के लिए भी अच्छा है, और जातक को यश भी मिलेगा, सक्सेस भी मिलेगी। आपकी प्रसिद्धि के लिए बहुत अच्छा योग है ये, अगर छठे आठवें भाव में योग कारक ग्रह आ जाए तो ये तो था मेरा आज का वीडियो। बहुत लंबा हो गया आज का वीडियो। कुछ टेक्निकल इशू की वजह से आज हम एनिमेशन के द्वारा नहीं समझा पाए आपको, कुछ टेक्निकल एरर आ रहा था। तो अगर आप ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को, जो भी मैंने बताया है, तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। अगर आपकी कोई परेशानी हो, कोई ग्रह बाधा हो, किसी भी प्रकार का उपाय चाहिए हो, मैं एक स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, आप अपनी समस्या लिखिए कमेंट में कि आपको ये समस्या है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक ऐसा उपाय बताऊं जिससे आपकी समस्या में आपको लाभ मिले। अगर उसके बाद भी अगर कोई गहरी समस्या बनी हुई है, आप डिटेल्ड में जानना चाहते हैं, तो हमसे संपर्क करिए। हम समाधान करवाने में आपकी सहायता करेंगे। धन्यवाद। आपने मेरा वीडियो पूरा देखा। लाइक करिए मेरी वीडियो को, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।